हेलो स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में एक है। आज हम लोग पराशर के बारे में पढ़ेंगे। पराशर से पहले आपको ये जानना होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, आप ये जानिए कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक हमारा होता है विलेय और एक होता है हमारा विलायक। अब अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को अपने आर पार जाने देती है, लेकिन विलेय के कणों को अपने आर पार जाने नहीं देती है। वह झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे फलों के छिलके अर्धपारगम्य झिल्ली हैं, या उबले अंडे का जब आप छिलका हटाते हैं तो अंदर एक झिल्ली मिलती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये सब प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं। लैब में प्रयोग करते समय हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम झिल्ली का प्रयोग करते हैं जो काफ़ी मजबूत होती है, और वो वैसे ही काम करती है जैसे कि हमारी नेचुरल प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली काम करती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कणों को ही अपने आर पार जाने देगी, विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देगी। अब समझते हैं पराशर को। इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए दो चित्र लिया हुआ है। पहले वाले चित्र में यहाँ पर हमारा ये शुद्ध विलायक है जिसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, और इस वाले चित्र में हमने शुद्ध विलायक में मिला दिया है अवाष्पशील विलेय और बना लिया है विलयन। ठीक है। अब पहले वाले चित्र में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इसकी सतह पर, चूंकि यह विलायक शुद्ध है तो इसकी सभी सतह पर विलायक के अणु हैं। हमने वह विलायक जल माना है, इसीलिए इसके अणुओं को हमने W से दिखा, W फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखिए इसकी सतह पर जितने भी अणु हैं वो वाष्पित होंगे, और जब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वापस लौटकर वो द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं। वाष्प अवस्था में इनके द्वारा लगाए गए दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुल इस समय 8 अणु वाष्पित हो रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि एक अणु 100 मिलीमीटर का दाब लगाएगा तो इस समय शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 400 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन में ये देखिए जो जल के अणु हैं वो वाष्पित होंगे और ये वापस लौट करके द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे, और ये जो दाब लगाते हैं ये वाष्प दाब होगा, लेकिन विलेय के अणु ये वाष्पित ही नहीं होंगे और ये वाष्प दाब नहीं लगा पाएंगे। तो विलयन में कुल 5 अणु वाष्पित हो रहे हैं। अगर एक अणु 50 मिलीमीटर का दाब लगाएगा तो यहाँ विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, 250 मिलीमीटर। इन दोनों चित्रों में एक चीज़ आपको साफ दिखाई दे रही है कि चाहे शुद्ध वाष्पशील विलायक है या विलयन है, दोनों में वाष्प दाब लगाने का काम केवल और केवल विलायक के अणु ही करते हैं। अब हम इन दोनों विलयनों को या दोनों द्रवों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक और इस वाले द्रव को रख दिया है, एक और हमने विलयन को रख दिया है, और बीच में ये जो झिल्ली है ये देखिए ये बोल दिया है हमने कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ समझें तो यहाँ पर जो हमारा शुद्ध वाष्पशील विलायक है ये कम गाढ़ा होगा, ये बहुत गाढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये कम सांद्र है, यानी हमारा जो शुद्ध वाष्पशील विलायक है ये कम सांद्र यानी कम गाढ़ा है। लेकिन विलयन जो है जिसमें हमने विलायक के साथ यानी जल के साथ चीनी या कोई अन्य अवाष्पशील विलेय मिला दिया है तो ये हमारा अधिक गाढ़ा होगा, यानी ये क्या होगा, अधिक सांद्र होगा। अब ये देखा गया है कि जब आप एक शुद्ध वाष्पशील विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखते हैं तो कुछ ही समय में विलायक के अणु वो शुद्ध वाष्पशील द्रव से विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को पराशरण कहते हैं, यानी विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाना या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चले जाना, इसी क्रिया को हम पराशरण कहते हैं। और पराशरण की क्रिया के लिए माध्यम के रूप में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। तो अगर आपसे कोई पराशरण की परिभाषा पूछता है तो आप यहाँ परिभाषा दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला आप ये लिख सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु शुद्ध वाष्पशील द्रव से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर चले जाते हैं, यह क्रिया पराशरण कहलाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो विलायक के अणु हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। इस क्रिया को पराशरण कहते हैं। आइए ये जानते हैं कि पराशरण की क्रिया होती क्यों है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो वाष्प दाब विलायक का होगा, विलायक का जो भी वाष्प दाब है शुद्ध का, वो मैंने माना था कि 400 है, क्योंकि वहाँ विलायक के अणु ज़्यादा वाष्पित होंगे। तो यहाँ मैंने वाष्प दाब कितना माना था, 400 मिलीमीटर। और दूसरे चित्र में विलेय के अणु वाष्पित नहीं होते थे,
केवल विलायक के अणु ही वाष्पित होते थे, इसलिए यहाँ पर वाष्प दाब घटकर कितना हो गया था 250 मिलीमीटर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विलायक के अणु जो हैं वो शुद्ध वाष्पशील विलायक से विलयन की ओर क्यों गए। इसका साफ रीज़न है कि इधर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। तो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए ही विलायक के अणु हमेशा शुद्ध वाष्पशील विलायक से विलयन की ओर, या यूं कह लीजिए कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। और यह क्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों ही द्रवों का वाष्प दाब बराबर ना हो जाए, और जैसे ही दोनों द्रवों का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा पराशर की क्रिया रुक जाएगी। तो देखिए पराशर में परिभाषा भी यही लिखा गया है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अगर हम एक अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखते हैं तो यहाँ पर विलायक के कणों का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। या आप लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होता है, विलायक के कणों का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो अपने आप प्रवाह होता है, इसी क्रिया को पराशर कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अंगूर को अगर आप चीनी के गाढ़े घोल में रखेंगे वो सिकुड़ जाएगा, अधिक उर्वरक डालने पर पेड़ पौधे सूख जाएंगे, किशमिश को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगी। ये सब पराशर क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। अब अगर आपको समझना है कि पराशर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो याद रखिएगा पराशर की क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है बाह्य पराशर। अब ये बाह्य पराशर क्या है समझिए। मान लेते हैं हमने कोई कोशिका लिया है, ठीक है। अब जो है कोशिका के अंदर जो द्रव है ये कम सांद्र है, यानी जो भी हमने द्रव लिया, जैसे मान लीजिए हमने अंगूर लिया है तो इसके अंदर का द्रव कम सांद्र है, और जिस विलयन में हमने डुबोया, मान लो इसको चीनी के गाढ़े घोल में हमने डुबो दिया है। अब अगर हम चीनी के गाढ़े घोल में मान लेते इसको डुबो देंगे, ये चीनी का गाढ़ा घोल है, इसमें डुबो देंगे तो चीनी का वह गाढ़ा घोल वह हो जाएगा अधिक सांद्र। और आपने अभी पढ़ा है कि पराशर की क्रिया में हमेशा विलायक के अणु कम सांद्रता से किधर भागते हैं, अधिक सांद्रता की ओर। तो इस अंगूर में जितने भी विलायक यानी जल के अणु होंगे वो बाहर चले आएंगे। इसका मतलब कि उस कोशिका के विलायक के अणु बाहर चले गए। इसी क्रिया को हम बोलते हैं कि क्या हो गया, बाह्य पराशर। और ये तभी होगा जब कोशिका के अंदर का द्रव क्या हो जाएगा, कम सांद्र होगा, और बाहरी विलयन क्या होगा, अधिक सांद्र होगा। तो देखिए परिभाषा में भी इसी चीज़ को बताया गया है कि जब कोशिकीय द्रव बाहरी विलयन की अपेक्षा कम सांद्र होता है तो कोशिकीय द्रव में उपस्थित जो विलायक के अणु हैं बाहरी विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इसी क्रिया को बाह्य पराशर कहते हैं। जैसे मैंने बताया अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में रखने पर इसका सिकुड़ जाना, या अधिक उर्वरक डालने पर पेड़ पौधों का सूख जाना, ये सब बाह्य पराशर के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं अंतः पराशर पे। अंतः पराशर के लिए आपको परिभाषा बदलनी है। इस बार जो हम कोशिका लेंगे, कोशिका के अंदर का द्रव जो हो जाएगा वो इस बार हम करेंगे अधिक सांद्र। कोशिका के अंदर का द्रव हो गया अधिक सांद्र, और जिस बाहरी विलयन में हम इसको रख रहे हैं वो हो जाएगा कम सांद्र, ठीक है। अब आप बताइए बाहरी विलयन जो है वो कम सांद्र है और जो अंदर का विलयन है वो अधिक सांद्र है। अब क्या होगा, पराशर की क्रिया में हमेशा विलायक के अणु कम से कहाँ भागते हैं, अंदर की ओर यानी अधिक सांद्र की ओर। तो यहाँ पर जितने भी विलायक के अणु हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि विलायक के अणु कोशिका के अंदर आ रहे हैं, अंदर को क्या कहते हैं, अंतः कहते हैं, इसलिए इस पराशर का नाम क्या होगा, अंतः पराशर। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप एक काम करें, आपने यहाँ पे क्या किया, एक पात्र लिया है जिसमें ये पानी है, मान लेते हैं ये जल है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ले लिया किशमिश। अब किशमिश जो होती है वो उसके अंदर का द्रव जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा है, और बाहरी जल जो है वो कम सांद्र है। ये कम सांद्र है और किशमिश के अंदर का द्रव अधिक सांद्र है। जब पराशर की क्रिया शुरू होगी तो कम सांद्रता से विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, जिससे लगातार जल के अणु किशमिश में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर किशमिश के आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब आते हैं कि पराशर दाब क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा होता है कि पराशर दाब है क्या। तो देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने जब ये चित्र बनाया था तो मैंने यहाँ पर ये बताया था कि चूंकि यहाँ पर सारे के सारे अणु विलायक के ही हैं तो यहाँ पर वाष्प दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। और हमने माना था कि चूंकि यहाँ 8 अणु हैं तो इधर वाष्प दाब हमने माना था 400 मिलीमीटर, ठीक है। विलयन में अगर आप देखेंगे तो विलयन में यहाँ पर कुल जल के 5 ही अणु वाष्पित होंगे, और ये जब वाष्प अवस्था में दाब लगाएंगे द्रव की सतह पर तो यहाँ वाष्प दाब कितना आया, यहाँ वाष्प दाब आया 250 मिलीमीटर। अगर इन दोनों चित्रों में अगर आप ध्यान से देखें तो जो वाष्प दाब लग रहा है वो इसी द्रव की सतह पर लग रहा है, ठीक है। अब
जब दोनों द्रवों को आपने अलग अलग प्रकार रख दिया, अर्धपारगम झिल्ली से अलग कर दिया, तो विलायक के अणु जो हैं वो हमेशा कहाँ भागेंगे? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर भागेंगे। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पराशर कहते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि यह पराशर की क्रिया ना हो, तो पराशर की क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि इधर वाष्प दाब ज़्यादा है और इधर वाष्प दाब कम है। जब तक यह दाब बराबर नहीं होगा तब तक पराशर की क्रिया होती रहेगी। मैं चाह रहा हूं कि पराशर की क्रिया रोक दी जाए। तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए हम यहाँ पे इस पिस्टन की सहायता से कितना और दाब लगा दें कि इसका दाब बढ़ करके शुद्ध वाष्पशील के बराबर हो जाए। तो देखिए, इसका 250 है और हमको 400 मिलीमीटर करना है, यानी इस पिस्टन की सहायता से हम द्रव पर कितना दाब लगा दें? 150 मिलीमीटर, जिससे यहाँ इसकी सतह पे कुल कितना दाब लगेगा? 250 ये और 150 जो हमने बाह्य दाब लगाया है, तो कुल दाब 400 हो जाएगा और दोनों ओर का जैसे ही दाब बराबर होगा पराशर की क्रिया रुक जाएगी। तो जितना बाह्य दाब आपने विलयन पर लगाया है यही कहलाता है पराशर दाब। तो याद रखिएगा कि पराशर दाब क्या है? वह न्यूनतम बाह्य दाब जिसको विलयन पर लगाने से पराशर की क्रिया बंद हो जाती है, पराशर दाब कहलाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वह न्यूनतम बाह्य दाब जिसको विलयन पर लगाने से विलयन का वाष्प दाब बढ़कर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इस क्रिया को हम पराशर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। देखिए, वहाँ पर जो चीज़ मैंने बताया था वही लिखा हुआ है कि किसी विलयन को अगर आप अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक रखते हैं तो पराशर क्रिया को रोकने के लिए जितना न्यूनतम बाह्य दाब विलयन पर लगाते हैं वही उस विलयन का पराशर दाब कहलाता है और इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। या दूसरी परिभाषा, वह न्यूनतम बाह्य दाब जिसको विलयन पर लगाने से विलयन का वाष्प दाब बढ़कर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस विलयन का वाष्प दाब इस विलयन का पराशर दाब कहलाता है। यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, ये वाष्प दाब की जगह पे आप इसको पराशर दाब लिखेंगे। वह उस विलयन का क्या कहलाता है? पराशर दाब कहलाता है। ठीक है, अब पराशर दाब तो आपने याद कर लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि गलती से आपने पराशर दाब से ज़्यादा दाब लगा दिया तो क्या होगा? अब इसको समझते हैं। फिर से इसी चित्र पर आते हैं। इस चित्र में मैंने माना ये था कि इधर का वाष्प दाब कितना था? 400 मिलीमीटर, ठीक है, और इधर का वाष्प दाब कितना था? 250 मिलीमीटर। तो आप ये बताइए, जब पराशर की क्रिया शुरू हुई थी तो विलायक के अणु किधर से किधर गए थे? वो गए थे शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, यही ना? यानी जिधर वाष्प दाब ज़्यादा था उधर से वो गए थे कम वाष्प दाब की ओर, ताकि हम दूसरे साइड में जाके वाष्प दाब को बढ़ा दें। यानी पराशर की क्रिया हमेशा कैसे होती है? पराशर की क्रिया हमेशा अधिक वाष्प दाब से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अधिक वाष्प दाब से किधर होती है? कम वाष्प दाब की ओर। जिधर भी वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, उसकी ओर होती है। बात समझ में आ रही है? अब आप बताएं, यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब 250 है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? 400। तो बताइए विलयन पर हम कितना दाब लगा दें? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 150 मिलीमीटर का दाब लगा दें, क्योंकि पहले से ही वाष्प दाब कितना है? 250 है। 150 और लगाएंगे तो 400 हो जाएगा और पराशर की क्रिया रुक जाएगी, क्योंकि दोनों ओर द्रवों का वाष्प दाब बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो 150 मिलीमीटर का आप दाब लगा रहे हैं, ये है क्या? पराशर दाब। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने 150 मिलीमीटर से ज़्यादा का दाब लगा दिया। सपोज़ कीजिए कि उसने जो दाब यहाँ पर इस विलयन पर लगाया है वो उसने गलती से 200 मिलीमीटर का लगा दिया। मतलब पराशर दाब का मान 150 था, उस बच्चे ने विलयन पर पराशर दाब से ज़्यादा दाब लगा दिया। तो अब बताइए इस विलयन की सतह पर कितना दाब कुल लगेगा? 250 मिलीमीटर का वाष्प द्वारा लगाया गया दाब है और 200 मिलीमीटर का आपने लगा दिया, तो कुल वाष्प दाब इधर कितना हो गया? इधर हो गया 450 मिलीमीटर और इधर कितना है? इधर है कितना? 400 मिलीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर पराशर की क्रिया उल्टी हो जाएगी। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि पराशर की क्रिया हमेशा अधिक से किसकी ओर होती है? कम वाष्प दाब की ओर। अब देखिए वाष्प दाब इधर अधिक हो गया है और इधर कम हो गया है, तो अब विलायक यानी जल के अणु उल्टी दिशा में प्रवाहित होना शुरू होंगे, यानी वो अधिक वाष्प दाब से किधर भागेंगे? कम वाष्प दाब की ओर, यानी विलयन से भागेंगे शुद्ध वाष्पशील विलायक की ओर। इस क्रिया को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम पराशर कहते हैं। और प्रतिलोम पराशर कब होगा? जब आप विलयन पर
पराशर दाब से ज़्यादा दाब लगा दें। तो याद रखिएगा, अगर आपने विलयन पर गलती से पराशर दाब से ज़्यादा दाब लगा दिया तो पराशर की क्रिया पूरी तरीके से उल्टी हो जाएगी। विलयन से विलायक की ओर भागेंगे शुद्ध वाष्पशील विलायक की ओर। इसी क्रिया को प्रतिलोम पराशर कहते हैं। प्रतिलोम पराशर की इंग्लिश होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, आरओ। ये देखिए यहाँ आरओ लिखा हुआ है, आर और ओ, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पर दिया है, किसी विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब लगाकर पराशर की क्रिया को प्रतिवर्तित करना यानी उल्टा करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराशर। इसी से समुद्री जल को पीने के योग्य बनाते हैं। और हमारे घर में जो भी आरओ मशीन लगी है यानी वाटर प्योरीफाइंग मशीन लगी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरओ। वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही जल को क्या करती है, शुद्ध करती है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पराशर दाब संबंधी नियम। अब देखिए, पराशर दाब संबंधी हमारे पास यहाँ दो नियम हैं, एक बॉयल वान ठाफ का नियम है और एक चार्ल्स वान ठाफ का नियम है। पहले ये जान जाइए कि अगर हम कोई तनु विलयन लेते हैं, ये मान लीजिए हमने किसी पदार्थ का तनु विलयन लिया है, तो इसकी तीन चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। एक उसका पराशर दाब, जिसको पाई से लिखेंगे, एक उस विलयन की मोलर सांद्रता, जिसको सी से लिखेंगे, और एक होता है ताप या परम ताप। ताप है तो उसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे और परम ताप है तो केल्विन में। ये अगर तीन चीज़ें ज्ञात है तो आप बॉयल वान ठाफ और चार्ल्स वान ठाफ के नियम को आसानी से समझ लेंगे। पहला नियम होता है बॉयल वान ठाफ का नियम। अब बॉयल वान ठाफ का नियम क्या है, अगर आप यहाँ पे जानिए तो एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। मान लेते हैं बॉयल किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है बल्कि क्रिया का नाम है। बॉयल मतलब होता है उबालना। जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं तो आँच को तेज धीमा नहीं करते हैं, एक आंच पर ही पदार्थ को उबालते हैं, यानी वहाँ पर ताप को क्या रख देते हैं, स्थिर। तो बॉयल वान ठाफ में आप ताप को स्थिर रखेंगे तो संबंध किसके बीच आएगा, संबंध आएगा पाई और सी के बीच में, और वो संबंध होता है पाई अनुक्रमानुपाती सी, ठीक है। जिसको अगर आप चाहेंगे तो लिख देंगे पाई बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, के सी। ये है बॉयल वान ठाफ का नियम, ठीक है। ऐसे ही एक और नियम आता है चार्ल्स वान ठाफ का नियम। किसका नियम है, चार्ल्स वान ठाफ का नियम। चार्ल्स वान ठाफ के नियम में हम क्या करते हैं कि इस बार हम सांद्रता को स्थिर मान लेते हैं। अगर सांद्रता हमारी स्थिर हो गई तो संबंध आएगा पाई और टी के बीच में। कौन सा संबंध आएगा, पाई प्रोपोर्शनल टू टी, या पाई बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू टी। तो ये एक बॉयल वान ठाफ के नियम में हमने ताप को स्थिर रखा है, तो जो संबंध आया वो पराशर दाब और सांद्रता के बीच आया है। और चार्ल्स वान ठाफ में जब हमने सांद्रता को स्थिर रख दिया है तो हमारा संबंध किसके बीच आया है, पराशर दाब और परम ताप के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट दिया है। देखिए बॉयल वान ठाफ के नियम में सबसे पहले उसने ताप को क्या रखा था, स्थिर। तो देखिए जो भी संबंध आया ये आया पाई प्रोपोर्शनल टू सी का। और जब हम चार्ल्स वान ठाफ के नियम को पढ़ेंगे तो देखिए चार्ल्स वान ठाफ के नियम में हमने इस बार सांद्रता को स्थिर लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आया है पाई प्रोपोर्शनल टू टी को, ठीक है। अब इन दोनों के नियमों को जब हम मिलाएंगे तो हमको मिलेगा विलियन समीकरण। अगर आप बॉयल वान ठाफ का नियम मिलाते हैं, चार्ल्स वान ठाफ का नियम मिलाते हैं, तो हमको वो एक विलियन समीकरण मिलता है जिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए वह कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ बता दिया है कि अगर आप बॉयल वान ठाफ का नियम और चार्ल्स वान ठाफ के नियम को मिलाएंगे तभी विलियन समीकरण प्राप्त होगा। तो पहले हमने माना है कि मान लो कोई तनु विलियन है जिसका पराशर दाब क्या है, पाई, उसकी मोलर सांद्रता सी है और परम ताप क्या है, टी है। तो आप बताइए, अभी आप लोगों ने देखा था कि बॉयल वान ठाफ के नियम से क्या आया था, बॉयल वान ठाफ के नियम से पाई प्रोपोर्शनल टू सी आया था, और चार्ल्स के नियम से क्या आया था, पाई प्रोपोर्शनल टू टी। अब इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने पर जो चीज़ दो बार लिखी गई है ना वो एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ दो बार पाई है तो मिलाने पर एक ही बार पाई लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। और देखिए यहाँ पर पहले वाले नियम में सी है, दूसरे में टी है, तो हमने इसको मिला के क्या लिख दिया, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी। और जब मैं ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो अगली लाइन में देखिए आ गया पाई बराबर सी आर टी। यहाँ आर क्या है, विलियन स्थिरांक है। आप चाहें तो इस आर की जगह पे यस लेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यस फॉर भी सोल्यूशन कांस्टेंट होता है, तो तब आपका सूत्र हो जाएगा पाई इज इक्वल टू सी एस टी। लेकिन अगर आप आर का भी प्रयोग करेंगे तो वो भी गलत नहीं है। यहाँ सी क्या है, मोलर सांद्रता है। अब देखिए अगर मान लें कि विलियन में विलेय के मोलों की संख्या n है और विलियन का आयतन v है, तो आप बताइए c बराबर क्या होता है, मोलर सांद्रता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो यानी c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा n/v। अब यहाँ पे अगर मैं c की जगह पर
मान रख दूं तो ये हो जाएगा N/V क्या हो जाएगा ST, या S की जगह पे अगर आप R रखेंगे तो क्या हो जाएगा NRT। तो देखिए यहाँ पे C बराबर जब मैंने यहाँ N/V रखा है तो हमारा यहाँ C बराबर N/V रखने पर ये सूत्र मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं मान लूँ कि विलेय का भार W ग्राम है, अणुभार क्या है स्मॉल m है, तो बताइए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का क्या हो जाएगा अणुभार। तो यानी स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w बाई स्मॉल m। तो आप बताइए ये सूत्र बदल के क्या हो जाएगा, अब ये सूत्र बदल के हो जाएगा पाई v बराबर स्मॉल n की जगह पे लिख देंगे w बाई क्या m और हो जाएगा RT, और ये हमारा विलियन समीकरण है। तो विलियन समीकरण के 3 रूप हैं, एक ये वाला रूप हो गया, एक ये वाला रूप हो गया, और एक तीसरा रूप जो कि नीचे आता है पाई v बराबर W बाई MRT। R का मान लीटर वायुमंडल के पदों में हमेशा होता है 0.0821। तो आपके पास अब 3 सूत्र हैं, उन तीनों सूत्रों से ही आप पराशर दाब को ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सा सूत्र मिला, पहला हमारा सूत्र मिला पाई बराबर क्या CRT अगर आपको मोलर सांद्रता दिया है, दूसरा पाई v बराबर NRT अगर आपको विलेय के मोल दिए हैं तो मोल मिलने पर आप सीधे ये सूत्र लगाएंगे, और अगर विलेय का भार दिया है तो हमारा तीसरा सूत्र हो जाएगा पाई v बराबर W बाई MRT, और ये तीनों ही जो सूत्र हैं ये विलियन समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए इन पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने की शक्कर के विलयन का पराशर दाब 2.5 वायुमंडल है। इस विलयन का सांद्रण मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना है, R का मान दिया है। तो देखिए सबसे पहले 24 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो हम लिखेंगे T बराबर यहाँ हो जाएगा 24 डिग्री दिया है सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 297 केल्विन। सवाल उठेगा कि क्यों केल्विन में बदलेंगे, तो आप R के मात्रक को देखेंगे, R के मात्रक में यहाँ देखिए केल्विन लिखा हुआ है, सबसे नीचे की ओर देखिए R के मात्रक में केल्विन का जिक्र किया है, तो केल्विन का जिक्र किया है इसीलिए मैंने टेम्परेचर को केल्विन में बदल दिया है। पराशर दाब 2.5 वायुमंडल दिया है, पराशर दाब को पाई से लिखते हैं, पाई बराबर दिया है 2.5 वायुमंडल। आप R के मात्रक में देखिए तो यहाँ पर दाब का मात्रक वायुमंडल ही दिया है, तो आप पाई के मात्रक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी C बराबर क्वेश्चन मार्क, और देखिए R का मान यहाँ पे दिया है। अब आप बताइए अगर हम ये सूत्र लगा दें पाई बराबर CRT, तो यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है, तो आप यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर यही चीज़ बताया भी गया है कि गन्ने की शक्कर के विलयन के लिए जो जो चीज़ें दिया था, देखिए टेम्परेचर को केल्विन में बदला, पराशर दाब वायुमंडल में दिया है, यहाँ पे हमने R को भी लिख दिया है जो दिया था, और C निकालना है, इसी सूत्र का प्रयोग किया है, सबके मान रख दिए हैं और C का मान निकल गया है। चूँकि मोलर सांद्रण है तो मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ देखिए दिया है कि ग्लूकोज के एक विलयन ग्लूकोज के 0.025 मोल को, यानी ग्लूकोज का मोल दिया है, विलेय का मोल दिया, तो विलेय के मोल के लिए हम यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना 0.025, ये हो जाएगा क्या मोल। ठीक है, जल में घोलकर विलयन का आयतन V बराबर दिया है 500 मिलीलीटर, तो आप इसको लीटर में बदल लीजिएगा। क्यों, R के मात्रक में आयतन लीटर में होता है, तो इसको अगर मैं लीटर में बदलूंगा 1000 से भाग करके तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया है तो इसको केल्विन में बदल लीजिएगा, तो T बराबर 20 और 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 293 केल्विन। अब कह रहा पराशर दाब आपको ज्ञात करना है, R का मान आपको मालूम है, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप अपने पास से रख सकते हैं 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन। अब अगर ये चारों चीज़ें दिया है तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप सभी को वो सूत्र मालूम है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था, वो सूत्र होता है पाई v बराबर NRT। ठीक है, अब ये देखिए पाई का मान निकालना है, v लीटर में पता है, n का मान पता है, R का मान पता है, T का मान पता है, तो यहाँ से हम पाई का मान निकाल लेंगे। देखिए लिखने का तरीका भी आपके पास है, यहाँ पर हमने ग्लूकोज विलयन के लिए बता दिया है कि T इतना दिया है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या n दिया है, यहाँ देखिए आयतन मिलीलीटर में दिया है, इसको लीटर में इसलिए बदला गया क्योंकि जब आप R का मान रखेंगे ना तो यहाँ देखिए आयतन का मात्रक लीटर है, इसलिए मैंने वहाँ उसको लीटर में बदला है। पराशर दाब निकालना है, सूत्र लगा दिया और देखिए पराशर दाब यहाँ पर आ गया। पराशर दाब का हमने मात्रक वायुमंडल क्यों लिखा है, क्योंकि R में दाब का मात्रक छुपा है क्या, वायुमंडल, इसलिए हमने यहाँ पर वायुमंडल लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ दिया हुआ है
कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलयन का पराशर दाब ज्ञात करना है। तो देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि आपको टी का मान दिया है, कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। आप तुरंत इसको केल्विन में बदलें तो ये हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। m/10 का मतलब क्या होता है कि मोलरता 1/10 है, और मोलरता की मोलर सांद्रता कहते हैं, यानी आपको मोलर सांद्रता कितना दिया है, 1/10 मोल प्रति लीटर ये दिया हुआ है। और आपसे कह रहा पराशर दाब निकालिए, आर का देखिए मान भी दिया है, देखिए आर का मान यहाँ दिया हुआ है, आर का मान दिया है, और आपसे पाई पूछ रहा है कि पाई बराबर कितना। तो आप देखिए अब हमारे पास सूत्र कौन सा लगेगा, हमारे पास सूत्र होता है पाई बराबर क्या, CRT। अब आप बताइए सी का मान पता है, आर का मान पता है, टी का मान पता है, तो यहाँ से पाई का मान निकल जाएगा। और पाई का मात्रक क्या आएगा, दाब का मात्रक देखिए आर में छुपा है वायुमंडल, तो जो भी मान आएगा उसके साथ हम मात्रक लगा देंगे वायुमंडल का। देखिए सॉल्व करके वही तरीका बताया गया आपको, यहाँ पर पहले केल्विन में बदला है, मोलर सांद्रता जो m/10 था मतलब मोलरता 1/10 था वो लिखा है, आर का मान लिखा है, पराशर दाब निकालना है, सूत्र लगाइए और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला देता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के 8% विलयन का पराशर दाब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए टी बराबर 27 दिया है, तो आप 27 में 273 जोड़ के इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, 8% विलयन का क्या मतलब है, अगर यूरिया का 8% विलयन है तो इसका मतलब उसमें यूरिया का 8 ग्राम है। यूरिया का कितना ग्राम है, यूरिया का है 8 ग्राम, और विलयन कितना है, परसेंट का मतलब होता है 100 पे, यानी विलयन का आयतन कितना है, 100 मिलीलीटर है। तो 8% का मतलब यही होता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में यूरिया का भार 8 ग्राम है। अब आपको यहाँ पराशर दाब निकालना है, तो देखिए यूरिया का भार दिया है, भार मतलब आपको क्या दिया है, W दिया है। विलयन का आयतन देखिए दिया है 100 ml, जिसको लीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.1 लीटर, यानी ये मान हो गया किसका, ये V का मान दे दिया है। यूरिया का अणुभार आप सबको मालूम है, यूरिया का अणुभार जिसको हम m से लिखेंगे क्योंकि विलय का अणुभार है, इसका अणुभार कितना होता है यूरिया का, आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 60 आता है। आर का मान हर बार दिया रहता है आपको प्रश्न में, देखिए यहाँ पे आर का मान दिया है, आप आर का मान भी निकाल लिए हैं। तो अब आपके पास सूत्र क्या लगेगा, एक ऐसा सूत्र जिसमें W भी आ जाए, M भी आ जाए। तो आप सबको वो सूत्र मालूम है, वो सूत्र हमारा कौन सा होता है, वो होता है पाई V बराबर, यहाँ होता है W/M क्या, RT। अब आप बताइए पाई निकालना है, बाकी सारे मान आपको पता है कि नहीं, V पता है, W पता है, M पता है, R पता है, T पता है, सारी वैल्यू रख देंगे, पराशर दाब का मान आ जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट में पहले उसने यही बताया है कि यूरिया के 8% विलयन का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में यूरिया का भार 8 ग्राम है। एग्ज़ाम में लिखने का तरीका यही होता है, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता है तो भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट होते हैं, उस बात का भी ध्यान रखना है। परम ताप देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 27 डिग्री दिया था जिसको मैंने केल्विन में बदला। यूरिया का भार, विलय का भार तो स्मॉल W से लिखेंगे। विलयन का आयतन जो मिलीलीटर में दिया था उसको मैंने लीटर में बदल लिया है, देख लीजिए, और विलयन स्थिरांक है। यूरिया का अणुभार सबको मालूम, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। अणुभार कैसे निकालेंगे, पहले नाइट्रोजन मिला उसका 14 लिखेगा परमाणु भार, 2 हाइड्रोजन मिले तो 2 गुणे 1, यानी 2 हाइड्रोजन और गुणे 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन का 12 लिख दिया, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया, फिर नाइट्रोजन आया हमने 14 लिख दिया, और 2 हाइड्रोजन आया तो 2 गुणे 1 कर दिया और 60 हो गया। और जब ये चीज़ें आप रख देंगे तो आप देखिए आप सूत्र लगाएंगे और यहाँ से आपको पराशर दाब का मान पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आता हमारा है, अगला टॉपिक फिर हमारा है कि समपराश्री विलयन किसको कहते हैं। तो देखिएगा समपराश्री विलयन किनको कहते हैं, स्थिरता पर जिन विलयनों का पराशर दाब एक जैसा हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 2 विलयन लिया है, एक विलयन A है और एक विलयन क्या है, B है, तो इसका पराशर दाब अगर पाई A है और इसका पराशर दाब पाई B है, दोनों के लिए ताप एक जैसा है, तो स्थिरता पर अगर इन दोनों विलयनों का पराशर दाब बराबर हो गया ना, तो आप बोल दीजिएगा ये दोनों विलयन समपराश्री हैं। और अगर आप समपराश्री विलयनों को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखोगे ना, तो भी उनके मध्य पराशर की क्रिया नहीं होनी है, क्योंकि दोनों का पराशर दाब बराबर है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर समपराश्री विलयन हैं तो ना केवल उनका पराशर दाब बराबर होगा बल्कि उनकी मोलर सांद्रता भी बराबर होगी। और न्यूमेरिकल लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि समपराश्री विलयनों की मोलर सांद्रताएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा भी है कि स्थिर ताप पर जिन विलयनों का पराशर दाब क्या होता है, समान होता है,
उन विलयनों को समपराश्रयी विलयन कहते हैं। और समपराश्रयी विलयनों को अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक भी रख देंगे तो इनमें पराशर की क्रिया नहीं होगी। और नोट करके लिखा हुआ है कि समपराश्रयी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, बराबर। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है, कभी भी ऐसा देता है कि समपराश्रयी विलयन पे हमको प्रश्न देगा, तो हम उन विलयनों की मोलर सांद्रता किसी तरीके से निकाल के बराबर दिखा लेंगे और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, अब इन पर प्रश्न कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं पहला प्रश्न दे रहा हूँ। इस पहले प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया का विलयन है और ये आवासशील कार्बनिक पदार्थ के 5% विलयन का समपराश्रयी है। अगर यूरिया का अणुभार 60 है तो कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर 2 विलयन दिया है, एक यूरिया का और एक कार्बनिक पदार्थ का। तो हम किसी भी प्रकार से समपराश्रयी विलयन पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो जिन जिन विलयनों का जिक्र किया है उनकी मोलर सांद्रता यानी मोल प्रति लीटर की सांद्रता निकाल लेंगे और बाद में जैसे ही उनको बराबर दिखाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर यूरिया की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दिया है, तो देखिए यूरिया की सांद्रता है 8.6 ग्राम प्रति लीटर। अच्छा, अगर मैं यूरिया की जो सांद्रता दिया है उसको अगर मैं यूरिया से अणुभार से भाग कर दूँ, यूरिया का अणुभार कितना दिया, प्रश्न में 60 दिया हुआ है देखिए, तो अगर मैं ग्राम प्रति लीटर वाली सांद्रता को पदार्थ के अणुभार से भाग कर दूंगा ना तो ये इसकी मोलर सांद्रता में बदल जाएगी। और ये याद भी रखिएगा, किसी भी पदार्थ की मोलर सांद्रता निकालने के लिए उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को उस पदार्थ के अणुभार से भाग करिएगा। अब ये मोलर सांद्रता निकल गई यूरिया विलयन की। मोलर सांद्रता को C से लिखते हैं, चूँकि पहला विलयन है तो यहाँ C1 लिखेंगे। तो देखिए C1 का मान हमको मिल गया, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब दूसरा देखिए, दिया है कार्बनिक पदार्थ का 5% विलयन है, तो 5% विलयन का मतलब होता है कि कार्बनिक पदार्थ का भार कितना दिया है, ये कार्बनिक पदार्थ का भार 5 ग्राम दिया है और 5% विलयन है, यानी विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 100 मिलीलीटर। ठीक है, और कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ का अणुभार निकालिए। तो देखिए बहुत आसान है, हम मान लेंगे कार्बनिक पदार्थ का अणुभार यक्स है। तो आप बताइए कार्बनिक पदार्थ का भार दिया है, अगर मैं इसको अणुभार से भाग कर दूं तो ये कार्बनिक पदार्थ के मोलों की संख्या निकल गई कि नहीं निकल गई। तो कार्बनिक पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 5/x। विलयन का आयतन देखिए कितना दिया, 100 ml, जिसको अगर मैं लीटर में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर हो गया। अब आप ये बताइए कि कार्बनिक पदार्थ की मोलर सांद्रता कैसे निकालेंगे, उसकी मोलर सांद्रता को C2 मानेंगे। मोलर सांद्रता बराबर होता है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या अभी कितनी आई है, मोलों की संख्या आई है 5/x और बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो लीटर में कितना दिया है 0.1। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा 5/x × 0.1, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आप देखिए C1 का मान पता है और C2, यानी दोनों विलयनों की मोलर सांद्रता बराबर हो गई, दोनों विलयनों की सांद्रता निकल गई। अब C1 बराबर C2 जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लगाने का तरीका भी दिया है। पहले देखिए जो मैंने बताया था कि अगर आप यूरिया विलयन की सांद्रता लेते हैं ग्राम प्रति लीटर में, तो देखिए उसको मैंने यूरिया के अणुभार से यहाँ भाग किया है। ठीक है, और यूरिया के अणुभार से भाग करने पर देखिए वो मोल प्रति लीटर में बदल गया, जो कि C1 का मान हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ कार्बनिक पदार्थ के 5% विलयन का मतलब बताया कि 100 मिलीलीटर विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार कितना है, 5 ग्राम है। अब कार्बनिक पदार्थ का भार पता है, अणुभार हमसे पूछा तो हमने कार्बनिक पदार्थ का अणुभार कितना मान लिया, यक्स। तो भार बटा अणुभार करके हमने देखिए यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल ली। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के जब मोलों की संख्या निकल गई उसके बाद हमने विलयन के आयतन को मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ पर देखिए लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बनिक पदार्थ के विलयन की मोलरता यानी मोलर सांद्रता अगर निकालेंगे C2, तो उसके लिए हम कार्बनिक पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन का आयतन लीटर से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ C2 का मान पता हो गया। चूँकि दोनों विलयन समपराश्रयी हैं तो C1 बराबर क्या करेंगे, C2 करेंगे। C1 और C2 का मान रख देंगे। एक और देखिए C1 का मान आपने रख दिया है और एक और मान रख दिया C2 का। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल गया और ये x हमने क्या माना था, कार्बनिक पदार्थ का अणुभार। तो देखिए कार्बनिक पदार्थ का अणुभार इतना आ गया। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न समपराश्रयी विलयन पे देंगे तो आप किसी भी तरीके से उन दोनों विलयनों की मोलर सांद्रता को बराबर दर्शाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका देता है कि ग्लूकोज का एक विलयन, जैसा ऊपर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन फिर से दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा। इसमें क्या चीज़ है, देखिए ग्लूकोज का 1.8 ग्राम प्रति लीटर दिया है, इसको ग्लूकोज के अणुभार से भाग करके मोल प्रति लीटर में बदल लेंगे तो एक विलयन की मोलर सांद्रता पता हो गई।
और दूसरा कार्बनिक पदार्थ का देखिए यहाँ पे विलयन का आयतन 100 ml दिया है, जिसको लीटर में बदल लीजिएगा। कार्बनिक पदार्थ का देखिए भार दिया है, आप मान लीजिएगा कार्बनिक पदार्थ का अणुभार यक्स है, जैसे ऊपर हमने माना था। तो ये देखिए मोलों की संख्या निकल गई और ये विलयन का आयतन जो है 0.1 लीटर कर लेंगे। अब जैसे इस मोल को इस आयतन से भाग करेंगे तो C2 का मान पता हो जाएगा। दोनों को बराबर दर्शा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपका उत्तर 342 आ रहा है तो यानी आप संपराश्री विलयन के क्वेश्चन लगाने में सफल हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसका। जैसे दिया है एक कार्बनिक पदार्थ का 1% विलयन ग्लूकोज के 3% विलयन के संपराश्री है, तो कार्बनिक पदार्थ का अणुभार बताइए। तो फिर वही चीज़ आप बताइए, कार्बनिक पदार्थ का अगर 1% है तो यानी कार्बनिक पदार्थ का भार कितना है, 1 ग्राम है। विलयन का आयतन कितना है भाई, 100% दिया, तो परसेंट का मतलब विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया 100 मिलीलीटर, जिसको अगर आप लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कार्बनिक पदार्थ का अणुभार यक्स है। अगर मैंने मान लिया कार्बनिक पदार्थ का अणुभार यक्स है तो भार बटा अणुभार करने पर ये कार्बनिक पदार्थ के मोलों की संख्या निकल जाएगी। विलयन का आयतन कितना है, 0.1 लीटर। अब इसकी मोलर सांद्रता निकालेंगे तो C1 बराबर क्या होगा, पदार्थ के मोलों की संख्या जो कि है 1/x। ठीक है, 1 क्या है, यक्स है, और भाग कर देंगे विलयन का आयतन लीटर में 0.1 है। अब यहाँ से C1 बराबर कितना आएगा, 1/x इंटू 0.1 मोल प्रति लीटर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से आप ग्लूकोज के 3% विलयन को अगर निकालेंगे तो देखिए ग्लूकोज के 3% का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का 3 ग्राम, ग्लूकोज का कितना ग्राम गुला है, 3 ग्राम, कितने मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में, और 100 मिलीलीटर का मतलब होता है 0.1 लीटर। ये हो गया। अब आप ग्लूकोज का अणुभार देखिए यहाँ दिया 180, अगर मैं इसको भाग कर दूँ 180 से तो ये ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकल गया। ग्लूकोज के विलयन का आयतन भी दिया है, तो आप बताइए क्या आप यहाँ से C2 नहीं निकाल पाएंगे। C2 बराबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है, 3/180, और विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 0.1। अब यहाँ से देखिए C2 का मान भी पता है, C1 का मान भी पता है, दोनों को बराबर दर्शा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लिखने का तरीका देखिए दिया है। सबसे पहले हमने कार्बनिक पदार्थ के 1% विलयन का अर्थ बताया है कि 100 मिलीलीटर विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार 1 ग्राम है। कार्बनिक पदार्थ का अगर भार 1 ग्राम है, हमने इसका अणुभार यक्स माना। कार्बनिक पदार्थ के मोलों की संख्या भार बटा अणुभार करके निकाल दिया तो 1/x मोल आ गया। विलयन का आयतन जो कि मिलीलीटर में दिया था, देखिए इसको मैंने लीटर में बदल दिया है। इसके बाद हमने कार्बनिक पदार्थ की मोलर सांद्रता C1 निकाली और देखिए C1 का मान जो मैंने ऊपर बताया था वो आ गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप ग्लूकोज के 3% विलयन का मान निकालेंगे तो देखिए ग्लूकोज के 3% विलयन का क्या अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में ग्लूकोज का भार कितना है, 3 ग्राम है। अब देखिए ग्लूकोज का भार 3 ग्राम है, ग्लूकोज का अणुभार कितना है, 180 है। अब यहाँ पर ग्लूकोज के आप मोलों की संख्या निकालेंगे। ग्लूकोज की मोलों की संख्या जब पता हो गई, विलयन का आयतन लीटर में कर लेंगे तो देखिए यहाँ से C2 का मान निकालेंगे। और जैसे C1 और C2 का मान पता हो गया, आप लिखेंगे दोनों विलयन संपराश्री है, अतः C1 बराबर क्या कर देंगे, C2, C1 C2 की वैल्यू रखेंगे और बाद में यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा जो कि कार्बनिक पदार्थ का अणुभार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो संपराश्री विलयन पर जो क्वेश्चन देता है उसका केवल और केवल एक थीम होता है कि आप जिन दो विलयनों की सांद्रता दिया है उसको किसी भी तरीके से मोल प्रति लीटर में बदल लीजिए, यानी मोलर सांद्रता निकाल लीजिए, बाद में उन दोनों विलयनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको पराशर, पराशर दाब, संपराश्री विलयन और उन पर जो भी आंकिक प्रश्न कराए गए हैं वो सब समझ में आ गया है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ।